चलो बोर मॉडल में आगे डिटेल पे आते हैं। तो बोर मॉडल में पहले एक्चुअल बोर मॉडल क्या था, तो हमने दो इक्वेशन देखी। एक सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई ई बाय आर स्क्वायर। एक दूसरा हमने देखा कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट NH बाय 2 पाई। और दरअसल एनर्जीज देखें तो एनर्जीज कौन सी हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक कौन सी थी, हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई ई बाय आर का नेगेटिव। तो काइनेटिक पॉजिटिव निकली थी, पोटेंशियल नेगेटिव। ये हमारी टोटल एनर्जी थी। सॉल्व करने पे ये 13.6 बाय जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर आई थी। ये 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, 27.2 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। और इक्वेशन सॉल्व करने पे आंसर आए, तो आंसर हमने याद नहीं किए, बस ये ध्यान रखा कि ये कितना आएगा। वेलोसिटी 2.18 इंटू 10⁻⁶ जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड। एनर्जी ये लिख चुके हैं। बाकी सब हम कुछ नहीं निकाल रहे हैं। जैसे टाइम पीरियड पूछा होता तो वो तो हम 2 पाई आर बाय एन से निकालेंगे, 2 पाई आर बाय वी, आर एन स्क्वायर बाय जेड। ठीक है, तो ये टी नॉट इंटू, और टी नॉट क्या होगा, जो ग्राउंड स्टेट का आंसर है। जेड वी के कितना था, जेड बाय एन था ना, एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर। सॉरी, ये उल्टा लिख दिया। ठीक है, डी ब्रॉगली लैम्डा 2 पाई आर बाय एन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। आर एन स्क्वायर बाय जेड, तो एन, तो अगर जेड भी काउंट करना है तो एन बाय जेड। क्लियर। तो ये टाइम पीरियड, वेवलेंथ, मैग्नेटिक फील्ड या करंट पूछा होता। करंट है चार्ज बाय टाइम पीरियड, और करंट कितना बनेगा, आई नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। मैग्नेटिक मोमेंट एन ई बाय 2m एंगुलर मोमेंटम, और ये है एन एच बाय 2 पाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ओनली, इंडिपेंडेंट ऑफ जेड। इवन एंगुलर मोमेंटम भी एम वी आर एन एच बाय 2 पाई, सिर्फ एन का रोल है, जेड का रोल यहां नहीं आया। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, छापने की जरूरत नहीं फिर से, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, तो μ0 अपॉन 4 पाई 2 आई पाई बाय आर। आई किस पे डिपेंड कर रहा है, जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। आर किस पे डिपेंड कर रहा है, एन स्क्वायर बाय जेड, तो जेड क्यूब बाय एन पे 5। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। डी ब्रॉगली लैम्डा निकालने का तरीका एक और हो सकता है, 150 बाय काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी ये समझ में आया, 150 बाय काइनेटिक एनर्जी उसकी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, जेड बाय एन स्क्वायर, यही होती, सॉरी जेड स्क्वायर ऊपर, हाँ सॉरी अंडर रूट के अंदर ही रहने दो, तो 150 बाय काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो आप। लेकिन यह बेहतर तरीका कि 2 पाई आर बाय एन से करना। तो यह अभी तक का स्टैंडर्ड बोर मॉडल था। अब हम यहां बात करते हैं हाइपोथेटिकल बोर मॉडल। मतलब हम कंडीशंस बदलेंगे और बोर मॉडल के कॉन्सेप्ट एज इट इज रखेंगे और फोर्स लगाने का तरीका बदल देंगे। समझाता हूं कैसे। तो हाइपोथेटिकल मॉडल वो था जहां न्यूक्लियस के अराउंड एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा था, रिवॉल्व कर रहा था। तो अब हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन ही देख लो। एज्यूम दैट अ चार्ज पार्टिकल Q
mass m revolves around revolves in circle due to under influence of force whose associated potential energy is equal to K by R Q. Treating Bohr model true, find Rn, Vn, En, lambda 2 to 1. तो पहले क्वेश्चन समझिए क्या है। एक चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है अभी भी सर्कल में, लेकिन पहले जो फोर्स लग रहा था अब वो फोर्स का एक्सप्रेशन हमने बदल दिया। फोर्स ना देके मैंने पोटेंशियल एनर्जी दे रखी। तो हमारे पास दो इक्वेशन है। बोर मॉडल मतलब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला, सॉरी एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन, सॉरी बोर मॉडल मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन। तो एक इक्वेशन हमारे पास है NH बाय 2 पाई, लेकिन एक सेंट्रीपिटल की है mv स्क्वायर अपॉन r, ये फोर्स है। तो फोर्स कैसे निकालेंगे, हमें तो पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है। तो U इज इक्वल टू माइनस के बाय आर क्यूब, तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस 3k बाय आर स्क्वायर। नेगेटिव शोज अट्रैक्शन, ये समझ में आया। माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल आर, ये तो इस F की वैल्यू में 3k बाय आर स्क्वायर लिख सकता हूं। मतलब अभी भी सेंट्रीपिटल फोर्स F ही है, इसके बराबर। एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या आ गई, mvr nh बाय 2 पाई। और अब हम सॉल्व करें, r से r कट गया तो mv स्क्वायर की वैल्यू 3k आया बाय r, और mvr वहां से उठा के छाप लें तो मैं इस r को इस साइड ही ट्रांसफर कर देता हूं। देखो mv स्क्वायर r 3k, सही है, और mvr इंटू v 3k, तो nh बाय 2 पाई इंटू v 3k। तो v की वैल्यू कितनी आई, r की पावर, ओके r की पावर 4 आएगा, है ना, ठीक है, r की पावर 4 आएगा, सही करो। तो r क्यूब बनेगा। हाँ, तो हमारा एक्सप्रेशन बदलेगा, mv स्क्वायर r क्यूब 3k। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इंटू r 3k m लिख सकता हूं। ये क्या है, nh बाय 2 पाई, nh बाय 2 पाई का होल स्क्वायर, ये कितना बना 4 इंटू 3 12 पाई स्क्वायर k m बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। तो रेडियस इस बार 1 अपॉन n स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। स्टैंडर्ड मॉडल नहीं है, स्टैंडर्ड में रेडियस n स्क्वायर पे डिपेंड करती थी, यहां बदल गया है, ठीक है। तो यहां रेडियस 1 अपॉन n स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। ये रेडियस का एक्सप्रेशन मिल गया। स्पीड का कहां से मिलेगा, इसी से, ये समझ गए। स्पीड है nh अपॉन 2 पाई m r, और nh बाय 2 पाई m यहां से उठा के छाप सकते हैं। तो रेडियस r किस पे डिपेंड कर रही है, 1 अपॉन n स्क्वायर।
तो स्पीड किस पे डिपेंड की? 1/n ऊपर आया ना, n क्यूब, और सही बात है ये, अब सही है, स्पीड n क्यूब, रेडियस 1/n², प्रोडक्ट प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, यहां z का तो कोई रोल ही नहीं है। z का तो तब होता जब न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा होता, हमें तो ये हाइपोथेटिकल कुछ कह दिया, तो यहां z का कोई मीनिंग नहीं है। बोलो, h² ही है, नहीं लगा है स्क्वायर इस पर। अब हमें मेन चीज निकालनी है यहां पे एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ½ mv², और ½ mv² हम निकालेंगे नहीं, हम यहां से सोच लेंगे। देखें, mv²/r की वैल्यू 3k/r पे 4 था, तो mv² की वैल्यू 3k/r³, तो ½ mv² की वैल्यू 3k/2r³। तो काइनेटिक एनर्जी 3k/2r³, और पोटेंशियल एनर्जी क्वेश्चन में गिवन ही थी -k/r³। तो टोटल एनर्जी कितनी आई? 3/2 और -1, k/2r³। क्लियर? और अगर वैल्यू निकालनी है तो r की वैल्यू वो उठा के छाप दो। तो किस पे डिपेंड कर रही है? n⁶ पे। बात समझ में आई? तो इस बार अगर एनर्जी लेवल 1 से 2 पहुंचेंगे तो एनर्जी U से 2⁶ U हो जाएगी। ठीक है, 64 U हो जाएगी। क्यों? वो तो इनवर्स स्क्वायर लॉ के लिए ही हम कहते हैं नेगेटिव होना मतलब बाउंडेड होना। नेगेटिव मतलब बाउंडेड, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ के लिए ही ट्रू है। अदर देन दैट कुछ भी हो सकता है। ये बताओ, एक स्प्रिंग से एक मास बांध दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी पॉजिटिव, ½ भी पॉजिटिव, बाउंडेड तो है, भाग थोड़ी ना जाएगा। कुछ है ही नहीं ऐसा बाउंडेड बाउंडेड का, क्या कहना चाहते? कैसा? तो ऑर्बिट में घूमता रहा, स्टेबल ऑर्बिट में। तो देख सकते हैं यहां टोटल एनर्जी पॉजिटिव निकल के आई है। तो ऐसा रूल ही नहीं है कि टोटल एनर्जी नेगेटिव मतलब बाउंडेड। वजह बहुत ही सिंपल है, टोटल एनर्जी पोटेंशियल और काइनेटिक का समेशन है। पोटेंशियल डेटम पे डिपेंड करती है, तो हम रेफरेंस बदल के टोटल को पॉजिटिव ही तो बना सकते हैं।
वो तो तब का है जब इनवर्स स्क्वायर लॉ लग रहा है और इन्फिनिटी पे हम जीरो माने, तब टोटल एनर्जी नेगेटिव मतलब बाउंडेड है, जो कि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों में सही था। बाकी जगह ऐसा कोई रूल नहीं। लास्ट पूछा है एनर्जी 2 से 1, तो फोटोन तो hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू एनर्जी n2 से n1। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना हमारा, k बाय आर क्यूब, यही है ना, k बाय 2r क्यूब, r n2 का क्यूब, k बाय 2r n1 का क्यूब। तो k बाय 2, ये रेडियस आई कितनी गंदी सी, 12 पाई स्क्वायर k m बाय h स्क्वायर n टू द पावर 6 माइनस n1 टू द पावर 6 h c बाय लैम्डा। समझ में आया वेवलेंथ कैसे मिली? एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, रेडियस की वैल्यू उठा के यहां से छाप दी, 6 पावर नहीं लगाई मैंने इस पे नहीं लगाई, कितना 3, सॉरी। जनरली रेशो पूछा जाता है, चलो क्वेश्चन करो। तो इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाओ, 2 इक्वेशन निकालो, आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन तो मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूं, यह एज्यूम करना है एक स्प्रिंग है, एक चार्ज पार्टिकल Q और M ऐसे रोटेट कर रहा है, कांस्टेंट K, नेचुरल लेंथ 0। एज्यूमिंग क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ट्रू, फाइंड nth रेडियस, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी n, पोटेंशियल एनर्जी n, टोटल एनर्जी n। रेशो ऑफ लैम्डा 3 से 1 एंड लैम्डा 3 से 2 या 4 से 2। हाँ एक मिनट, पहले हम कुछ देर वेट करेंगे, पहले हम समझेंगे कि ये क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का रायता क्या फैल रहा है। ध्यान दीजिए, एक्सीलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो इस हिसाब से लूजेस एनर्जी, और अगर एक्सीलरेटिंग चार्ज एनर्जी लूज करेगा तो अगर वो किसी एक पर्टिकुलर रेडियस में घूम रहा है, ये पर्टिकुलर रेडियस में घूम रहा है, तो इसकी एनर्जी कांस्टेंट निकलती है। लेकिन अगर ये एनर्जी लूज करने लग जाएगा तो इवेंचुअली ये ऐसे गिर जाएगा, वही जो रदरफोर्ड मॉडल का फेल्योर था कि एक्सीलरेटिंग चार्ज एनर्जी रेडिएट करता है। लेकिन क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर वो
स्टैंडिंग वेव की कंडीशन बना लेता है, ये अगर कंडीशन बन जाती है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं होती, वहीं ट्रैप हो जाती है। बस ये है कि ये प्रिंसिपल अगर लग गया तो उस ऑर्बिट में घूमने पे रेडिएशंस जो बनेगी वो बाहर नहीं निकल पाएंगी, वो उसी के साथ ट्रैप हो जाती। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ऑल्दो इट इज प्रोड्यूसिंग रेडिएशंस बट इट इज नॉट लूजिंग देम, वो रेडिएशन बाहर नहीं निकल रही है, वो वहीं की वहीं कन्फाइंड है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो तो हमारा चार्ज रेडिएशंस में एनर्जी लूज नहीं करेगा, एनर्जी वहीं फिक्स रहेगी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो रेडिएट करके अपनी दूसरी ऑर्बिट में आ जाएगा। तो यहां भी देखिए मैंने चार्ज को घुमाया है, तो चार्ज अगर सर्कल में घूमेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, लेकिन अगर mvr इक्वल टू nh बाई 2 कंडीशन ट्रू हो गई तो एनर्जी रेडिएट नहीं होगी, वो ऑर्बिट स्टेबल होगी। तो कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही वो कंडीशन ट्रू होगी, इसीलिए हम वो mvr इक्वल टू nh बाई 2 की एक्स्ट्रा कंडीशन लगा रहे हैं। याद करो हमें ग्रेविटेशन में नहीं सोचना पड़ा था, जब ग्रेविटेशन के क्वेश्चन पढ़े थे तो कोई भी ऑर्बिट हो वो स्टेबल है, क्योंकि वहां चार्ज नहीं था जो रेडिएशन लूज करने की हमें समस्या हो। पक्का समझ गए कि चार्ज रोटेट करेगा तभी ये नया रायता फैलेगा। तो इसीलिए मैंने इसको क्यू दे रखा है, लेकिन एक्सप्रेशन में कहीं भी क्यू आएगा नहीं। सोच लो, दो एक्सप्रेशन बनेंगे, एक mvrnh/2 और एक नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। समझ गए? कहीं नहीं आएगा क्यू, लेकिन फिर भी क्यू क्यों दे रखा है? सो दैट क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमें लगाना पड़े। अगर क्यू नहीं होता, सादा मास होता, तो वो लगाने की जरूरत नहीं थी, फिर हर ऑर्बिट स्टेबल होती। हां, इसमें सॉल्व करते समय नेचुरल लेंथ 0 है, तो रेडियस r ही स्प्रिंग की लेंथ है। समझ गया ना? ये सेंटर है, रेडियस r ही स्प्रिंग की लेंथ है, तो एनर्जी हाफ के आर स्क्वायर लिख सकते हो, फोर्स के आर लिख सकते हो। दूसरा एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है, एक मिनट, दूसरा और समझ लो, करना आपको दोनों ही है। हम ये क्वेश्चन करते थे, चार्ज को स्पीड देते थे, चार्ज सर्कल में घूमता था, लेकिन जरा सोचिए वो हम पहले बॉदर नहीं करते थे। ये जो रेडियस आर mv बाय बी क्यू निकली थी, तो हर एक स्पीड के लिए एक रेडियस थी, लेकिन चूंकि चार्ज रोटेट कर रहा है तो ये इसका सर्कल कन्फाइन रह नहीं, फिक्स नहीं रह पाएगा, क्योंकि रेडिएशन लूज करेगा। तो कायदे से इसके केस में भी कुछ पर्टिकुलर रेडियस ही आनी चाहिए। समझ गए? एक्सीलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूसेस रेडिएशंस, और रेडिएशन एनर्जी लूज करेगी, तो इसकी जो ऑर्बिट है वो फिक्स नहीं रहेगी। फॉर स्टेबल ऑर्बिट्स एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन मस्ट होल्ड ट्रू। तो इसमें भी दो इक्वेशन बनेगी, एक सेंट्रिपिटल जो पहले बनती थी, लेकिन एक एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। समझ गए? क्वांटाइजेशन। तो अब रेडियस n वी एन, लेकिन तीसरा जब मैं पूछूंगा काइनेटिक एनर्जी n, पोटेंशियल एनर्जी n, टोटल एनर्जी n। काइनेटिक तो समझ में आती है, हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल कौन सी है यहां बताओ? पोटेंशियल एनर्जी, a rotating charge behaves as a एक rotating charge behaves as a current carrying coil, and a current carrying coil is a magnetic dipole, and magnetic dipole is placed in magnetic field। तो एक माइनस m डॉट b की एनर्जी आएगी। अब आया समझ? तो वो पोटेंशियल है, काइनेटिक हाफ mv स्क्वायर है। तो ट्राई करिएगा, ये क्या है? चार्ज रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्टेबल ऑर्बिट्स नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एज पर बोर मॉडल। फाइन करो दोनों, अच्छे क्वेश्चंस हैं।
पहला क्वेश्चन, तो हमें दो इक्वेशन लगानी है, एक सेंट्रीपिटल वाली, तो जब रेडियस आर होगी तो इस पे फोर्स के आर लगेगा, स्पीड v, तो फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, एक इक्वेशन। दूसरी एम वी आर एन एच बाय 2 पाई। ये इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि चार्ज अगर रेडिएट करेगा, चार्ज अगर एक्सीलरेट करेगा तो एनर्जी रेडिएट होगी, लेकिन एनर्जी रेडिएट होके तभी लूज होगी जब ये एम वी आर इज इक्वल टू या 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा की अगर कंडीशन बन गई तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं बनी तो डिस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव है मतलब ये अपनी एनर्जी लूज करेगा और जो लॉस होगा वही रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो लॉस का केस ये है, हम नहीं चाहते कोई एनर्जी लॉस हो, ठीक है। तो बस क्वेश्चन में ये दिया गया होगा कि एज्यूमिंग क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ट्रू, तो दूसरी इक्वेशन यहां से मिल जाएगी। तो यहां से एम वी स्क्वायर, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, के आर स्क्वायर, यहां से एम वी की वैल्यू के बाय एम आर, एन एच बाय 2 पाई। क्या कोई दिक्कत है? कहां? आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर रूट के बाय एम आर, सही है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम के। तो आर की वैल्यू आ गई एन एच अपॉन 2 पाई एम के होल अंडर रूट, इसको आर नॉट लिखें, ये रेडियस, और वेलोसिटी रूट के बाय एम आर है, तो रूट के बाय एम आर। ये भी रूट एन पे डिपेंड कर रही है, और के बाय एम, एम इधर, तो इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं, इसको हम वी नॉट रूट एन लिख लेते हैं। क्लियर? रेडियस और वेलोसिटी मिल चुकी हैं, अब हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, और हाफ एम वी स्क्वायर अगर यहां से उठा के छापें तो ये हाफ के आर स्क्वायर है। पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर है, डेल्टा एक्स एक्सटेंशन का होल स्क्वायर, जो कुछ और नहीं आर स्क्वायर ही। तो टोटल एनर्जी इसकी कितनी है? के आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू उठा के छापो, आर की वैल्यू कितनी है? एच अपॉन 2 पाई एम के एन, ये हमारी टोटल एनर्जी। तो कितना बना? 1/2 पाई अंडर रूट के बाय एम, 1/2 पाई एच एन, ये टोटल एनर्जी आ गई, ठीक है। आधी आधी दोनों में बटी है, और इस बार दोनों एनर्जी पॉजिटिव है, देखो पोटेंशियल भी पॉजिटिव, काइनेटिक भी पॉजिटिव। तो कोई नेगेटिव टोटल एनर्जी का मतलब नहीं है, क्योंकि इनवर्स स्क्वायर लॉ वाला केस डील नहीं कर रहे हैं। तो टोटल एनर्जी एन के प्रोपोर्शनल आई। अब क्या क्या पूछा है हमसे? रेडियस निकाल चुके हैं, एनर्जी की वैल्यू ई, ई नॉट, उसको ई नॉट माना, इनटू एन। अब वेवलेंथ पूछी थी शायद, कहां से कहां? 3 से 1 और 4 से 2। इसका वही आएगा जो एनर्जी 4 से 2 और वेवलेंथ एनर्जी 3 से 1। और 4 से 2 की एनर्जी कितनी है? ई नॉट 4 माइनस 2, इसका ई नॉट 3 माइनस 1, कितना आया? 1। एन के प्रोपोर्शनल है, इसीलिए आंसर 1 आया। एग्जैक्ट वेवलेंथ निकालनी होती तो एच सी बाय लैम्डा से कंपेयर करते। क्या? हाँ, नेचुरल लेंथ 0 थी,
ये था पहला क्वेश्चन। मतलब इस पूरे में समझिए कि पुराना वाला मैकेनिक्स ही लग रहा है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। बस एक्स्ट्रा चीज क्या आ गई, स्टेबिलिटी की वजह से क्वांटाइजेशन, कि कुछ डिस्क्रीट ऑर्बिट ही ऐसी हैं जहां पे वो स्टेबल रह पाएगा, बाकी ऑर्बिट में छोड़ोगे तो वो एनर्जी लूज करके किसी और ऑर्बिट में चला जाएगा। हाँ, टाइम पे निकाली मतलब इस पर्टिकुलर रेडियस में अगर ये घूमेगा तो वो स्पीड भी पर्टिकुलर है। स्पीड हमें इस रेडियस में ये स्पीड देनी पड़ेगी, इस रेडियस में ये स्पीड दोगे तो जो सर्कुलर ऑर्बिट आएगी वो स्टेबल होगी। हाँ, क्या क्यों नहीं लगेगी, उसी से सॉल्व किया है तो वो इक्वेशन कैसे गलत हो जाएगी? क्या कह रहे हो ये यार, जब हमने इस इक्वेशन से ये रिजल्ट डिराइव किया है तो ये इक्वेशन तो ट्रू होगी ना। हम उस पर्टिकुलर रेडियस में एक पर्टिकुलर स्पीड दे रहे हैं, रेस्ट से नहीं छोड़ रहे हैं। भगवान जाने क्या करो, क्या कहना चाहते हो, बाद में नहीं बताऊंगा। चलो सेकंड और भी अच्छा क्वेश्चन था। सेकंड में बस हमारा फोर्स बी क्यू भी है, ये सर्कल में घूम रहा है, तो एक इक्वेशन बी क्यू भी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, दूसरी एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय टू पाई, और यहां से ये तो रफली वैसे ही बन रहा है जैसा पिछले में बनेगा, क्योंकि बी क्यू वी, वी से वी कटा, एम वी, ठीक है, तो एम वी की वैल्यू बी क्यू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू एन एच अपॉन टू पाई बी क्यू अंडर रूट, फिर से रूट एन के प्रोपोर्शनल, स्पीड आर के प्रोपोर्शनल है, तो स्पीड की वैल्यू अगर हम लिखते तो यहां से लिख लें एन एच अपॉन टू पाई एम आर, और आर की वैल्यू ये आया, कुछ कट रहा है, रूट एन एच अपॉन टू पाई एम, बी ऊपर क्यू ऊपर, रूट एन बाहर, ये स्पीड का फॉर्मूला। अब दो तरह की एनर्जी लिखनी है, एक काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ एम वी स्क्वायर है, तो यहां से हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू उठा के छाप दो, तो हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी बनी, बी क्यू आर इज इक्वल टू एम वी, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम डिवाइड किया टू, तो ये बना बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाय टू एम। क्या, कहां पे, कहां पे, वेलोसिटी में एम, ओके एम स्क्वायर था, वो हम यूज ही नहीं किए तो पता चलेगा भी नहीं। हाँ, काइनेटिक एनर्जी एम, एम स्क्वायर किया, एम ऊपर आएगा ना, हाफ एम वी स्क्वायर, एम नीचे ले गए, बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर टू एम, बिल्कुल सही है। पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस एम डॉट बी, मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, तो इसको एम बी साइन 180, ये 180 समझ में आया, क्रॉस है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे घूम रहा है, तो एम वेक्टर ऊपर
बी अंदर, तो आंसर आया m और b, और मैग्नेटिक मोमेंट q बाय 2m एंगुलर मोमेंटम झेला cos 180 है, वो लिखा तो cos 180 है। ठीक है, तो ये बना n q h b 4 पाई m। काइनेटिक एनर्जी में रेडियस का स्क्वायर छापो, रेडियस कहीं निकाली थी, इसका स्क्वायर छापो, तो b स्क्वायर q स्क्वायर बाय 2m, रेडियस का स्क्वायर nh अपॉन 2 पाई b q, बी क्यू से एक बी क्यू कट गया, तो वो भी 4, ये भी बराबर आई, तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारी आई एन बी एच क्यू 4 पाई एम। ये काइनेटिक है, ये पोटेंशियल है। तो ये दोनों क्वेश्चन मोर और लेस सेम से ही हो गए, उसमें भी काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर आ गई थी, क्योंकि उसमें भी रेडियस रूट एन पे डिपेंड किया था, स्पीड रूट एन पे डिपेंड की थी। चलो नेक्स्ट डिस्कशन, ये बोर हाइपोथेटिकल बोर मॉडल का डिस्कशन था कि अगर बोर मॉडल से रिलेटेड बात की जाए तो हम एंगुलर मोमेंटम वाला क्वांटाइजेशन का, ये एक एक्स्ट्रा इक्वेशन है जो ऑर्बिट्स को क्वांटाइज कर देगी, कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट ही अलाउड रहेंगी। रिजल्ट छापो जल्दी। और टोटल एनर्जी इनका समेशन है, तो टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल है, और ये आई एन बी एच क्यू बाय 2 पाई एम प्रोपोर्शनल टू एन। ये काफी बार रिपीट हुआ है इस तरह के क्वेश्चन एडवांस में, मेंस में भी एक दो बार आए हैं अभी अभी, जहां फोर्स मन से कुछ बोल देते हैं या एनर्जी बोल देते हैं और उससे आपको बोर मॉडल डिराइव करना होता है, डिपेंडेंसी बतानी होती है कौन सा किस पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन, कोलिजन ऑफ फोटोन विथ एटम। पहले विथ फ्री इलेक्ट्रॉन लिखता हूं, अब ध्यान दीजिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब आसपास कोई और नहीं है, तो देखिए फोटोन के पास दो ही पॉसिबिलिटी, या तो एब्जॉर्ब होगा या नहीं होगा। फोटोन कैन नॉट बी पार्शियली एब्जॉर्ब्ड, कांट बी पार्शियली एब्जॉर्ब्ड, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फोटोन के लिए। अगर फोटोन एब्जॉर्ब होगा तो या तो फुल्ली एब्जॉर्ब होगा या नहीं होगा, मतलब कोलिजन की दो ही कैटेगरी पॉसिबल है, 0 या 1। या तो फोटोन अपनी एनर्जी पूरी दे देगा या एनर्जी बिल्कुल नहीं देगा। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ अगर मैं मान लेता लेट इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स फोटोन, ठीक है,
तो फोटोन जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ने फोटोन को एब्सॉर्ब कर लिया। तो इसके पास जो एनर्जी थी hc बाय लैम्डा, वो एनर्जी कहीं तो दिखाई देगी। वो एनर्जी कहां आएगी? एक ही चीज दिख रही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, लेकिन पक्का इस दौरान एनर्जी का लॉस हुआ होगा। ये समझने के लिए मैं बहुत ही सिंपल सा मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन याद दिला रहा हूं। इट एम्बेड्स, बुलेट एम्बेड कर गई, क्या होगा? मास और मास कंबाइन होके V से जाना चालू कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है? हाफ m v नॉट स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ m प्लस m v सेंटर ऑफ मास स्क्वायर, और v कॉमन कितना है? m v नॉट बाय m प्लस m होल स्क्वायर। झिला? इसी फाइनल काइनेटिक एनर्जी को लिखें तो क्या बनेगा? हाफ m v नॉट स्क्वायर इंटू m प्लस m, एक कट जाएगा। पहले मैं नॉर्मल लिखता हूं, ये रहेगा हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m प्लस m। देख लो, क्या ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है? इसी को अगर मैं थोड़ा सुधार के लिखूं तो हाफ m v नॉट स्क्वायर m बाय m प्लस m है। ये समझ गए? इंटरेस्टिंग चीज तो हम ये लिखने वाले हैं इसमें, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना है। तो इनिशियल में से फाइनल माइनस कर दो, और ये माइनस निकालते तो क्या बनता? हाफ m v नॉट स्क्वायर कैपिटल M बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। और इसी को फाइनली मैं लिख लूं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू ये। पक्का समझ गए? मतलब पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी लॉस्ट। फील आया है? एक और बात है, 100% एनर्जी तो लॉस नहीं हो रही है, बिकॉज पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन मोमेंटम। मोमेंटम बचाए रखने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। लॉस गारंटीड लॉस हुआ है। देखो, लॉस तो हुआ है लेकिन लॉस पूरा नहीं है। ये बात समझ में आ रही? और वो लॉस कितना है? ये रेशो में। अब जरा समझिए कि यहां से यहां के दौरान भी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा। लॉस इन एनर्जी ऑफ फोटोन। क्यों? बिकॉज ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। ये समझ में आया इन इलास्टिक कोलिजन क्यों कह रहा हूं? फोटोन एब्जॉर्ब हो जा रहा है, तो इन इलास्टिक कोलिजन की वजह से लॉस हुआ। अब मुद्दा ये उठा कि वो लॉस कहां है। आप अगर कहो कि काइनेटिक एनर्जी में, तो हम उसकी थोड़ी ना बात कर रहे हैं, हम तो इस और हाफ एम वी स्क्वायर के लॉस की बात कर रहे हैं। ये समझ में आया लॉस क्या है? एच सी बाय लैम्डा माइनस हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी स्क्वायर। क्लियर? मतलब ये एनर्जी इसके बराबर नहीं है। तो हम क्या बात कर रहे हैं? इसका और इसका जो डिफरेंस है वो कहां चला गया। अब याद करिए, इसी क्वेश्चन को मैं स्लाइड बदल रहा हूं। इसमें एक केस आएगा, कौन सा? जब दोनों सेम वेलोसिटी से जाएंगे, इस दौरान जो लॉस होगा वो कहां चला गया? तो ये जो लॉस गया वो हाफ के एक्स स्क्वायर लिख सकते थे हम इसको। इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का लॉस हाफ के एक्स स्क्वायर है। अब जरा यहां सोचिए, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी का लॉस कहां पे? समझिए, क्या यहां हीट की बात कर सकते हैं? जैसे वहां तो हम कह सकते हैं हीट में चला गया, कह सकते थे, ठीक है। क्या यहां हीट का कोई मीनिंग है?
कोई मीनिंग नहीं। क्या कहीं इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हुआ कि बॉन्ड एनर्जी बढ़ी हो? फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो हम इस लॉस को अकाउंट ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब अगर ये लॉस है तो कहां है? तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये लॉस है ही नहीं। ये समझ में आया कि ये लॉस है ही नहीं। मतलब अगर फोटोन एब्जॉर्ब हो जाता तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गलत हो जाता, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गलत हो जाता है इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि फोटोन एब्जॉर्ब हो जाए। मतलब इकलौती पॉसिबिलिटी इन दो के बीच में है इलास्टिक स्कैटरिंग। मतलब अगर कॉलिजन इन दो के बीच में होगा तो वो इलास्टिक कॉलिजन ही होगा। वजह, अगर इन इलास्टिक कॉलिजन हुआ तो जो एनर्जी लॉस है वो कहां गई? फ्री इलेक्ट्रॉन कैन नॉट गेन एनी एनर्जी अदर देन काइनेटिक, और वो लॉस काइनेटिक में नहीं है। मैकेनिक्स में ये काफी बार आया होगा इस तरह की चीजें, लेकिन मुझे पक्का भरोसा है सब भूल गए होगे। याद है कि इस तरीके से शायद, पता नहीं तुमने सोचा है कि नहीं सोचा है कि तो मैं फिलहाल एक मिनट, क्योंकि ये उतना आसानी से पचेगा नहीं जब तक कि हम इसको कॉमन सेंस नहीं बना लेते। तो मैं थोड़ा मैकेनिक्स का कॉमन सेंस बना रहा हूं, ध्यान देना अच्छे से। ये ट्रक है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, हमने ये गोबर लिया, इसको वेलोसिटी v0 से लेके इस पे ट्रक पे मार दिया। हमने गोबर को काइनेटिक एनर्जी दी और सीधे मार दिया ट्रक में, क्या होगा? ट्रक के पास स्पीड आएगी, ट्रक के पास काइनेटिक एनर्जी भी आएगी। लेकिन क्या ट्रक की काइनेटिक एनर्जी और हमने जो काइनेटिक एनर्जी दी थी, दे आर दे सेम? मोमेंटम इज सेम। ये फील आया? हमारा मोमेंटम और जो ट्रक में गोबर चिपक गया ये, उसका मोमेंटम, दे आर इक्वल। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लेकिन क्या इनकी एनर्जी इक्वल है? और इसकी एनर्जी काफी कम होगी। या तो हम कैलकुलेशन देखें, लॉजिकली करूं, इसका P है तो इसका भी P है, लेकिन एनर्जी क्या होती है? यहां एनर्जी क्या होगी? ये समझ गए? P²/2 इतना बड़ा मास, मतलब ऑलमोस्ट ये अपनी पूरी एनर्जी लूज कर चुका है। अब वो एनर्जी गई कहां? तो हमने कहा डिफॉर्मेशन में। डिफॉर्मेशन में, हीट में, डेली लाइफ में तो इतने सारे ऑप्शन, आवाज भी निकली होगी कुछ, ठीक है, बॉडी डिफॉर्म भी हुई है। सबसे आसान होता है बॉडी डिफॉर्म हुई तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। स्प्रिंग डिफॉर्म हुई, एनर्जी स्टोर हो गई। और अकेले स्प्रिंग में ही थोड़ी स्टोर होती है, मैं कपड़े को ऐसे डिफॉर्म कर दूं, एनर्जी स्टोर हो गई, तभी तो वापस आ रहा है वो। कोई भी चीज डिफॉर्म होगी तो वो एनर्जी स्टोर करेगी। गोबर डिफॉर्म हुआ, उसके अंदर एनर्जी आ गई। यह अलग बात है कि वो एनर्जी हम वापस नहीं ले सकते। कुछ चीजें वापस कर देती हैं, जैसे स्प्रिंग जो इलास्टिक मटेरियल है। कुछ चीजें ऐसी होती डिफॉर्म हो जाती हैं लेकिन रिफॉर्म नहीं होती। लेकिन इसका कतई मतलब यह नहीं है कि वो एनर्जी नहीं ले सकती। समझ गए? समझिए, हम किसी गद्दे पे जो स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ऊपर से गिरे, डिफॉर्म हुआ, वापस रिफॉर्म हुआ, हम वापस उछल गए। लेकिन उसकी जगह आप किसी रेत पे गिरे होते तो डिफॉर्म होती, रिफॉर्म नहीं होती। लेकिन आपका ½ mv² तो लूज किया है ना उसने, खुद का गेन भी किया है। यह अलग बात है वो वापस नहीं किया। समझ गए? तो गोबर डिफॉर्म हुआ, मोमेंटम में बिल्कुल लॉस नहीं है, मोमेंटम इज स्टिल कंजर्व्ड, बट देयर इज अ लॉस इन एनर्जी। और कहा जाए तो ऑलमोस्ट पूरी एनर्जी लूज हो चुकी है। पक्का समझ गए? तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डजंट इंप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ, कुछ कह रहा हूं तो पक्का समझ में आया मैं यहां क्या कहना चाह रहा हूं? कि डेली लाइफ में हम क्या बात करते हैं कि यहां मोमेंटम कंजर्व्ड है, एनर्जी कंजर्व नहीं है। वजह क्या है? ये मास काफी बड़ा है। क्लियर? तो अगर हम कोई बहुत ही हल्का पार्टिकल
किसी भारी पार्टिकल से मार दें और अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 है तो हम कह सकते हैं कि फाइनल एनर्जी ऑलमोस्ट 0 है। इसका मतलब लॉस इज ऑलमोस्ट इनिशियल एनर्जी। ये समझ में आया? कब की बात कर रहा हूं? ये आया समझ में? तो जब हल्का मास किसी भारी मास से परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन करता है तो ये अपनी पूरी एनर्जी लूज कर देता है, और वो लूज जो भी लॉस हुआ है वो ट्रक की काइनेटिक एनर्जी में नहीं गया है। समझ गए? वो तो इधर गया है। तो समझने की कोशिश करिए, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। इलेक्ट्रॉन का मास फोटोन के मुकाबले ज्यादा है। अब अगर ये फोटोन इससे चिपक जाता गोबर की तरह, तो क्या कोई चीज डिफॉर्म हो सकती है? फोटोन है ही नहीं कुछ, तो डिफॉर्म कहां से होगा? इलेक्ट्रॉन, क्या कोई फंडामेंटल पार्टिकल डिफॉर्म हो सकता है? इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिफॉर्म्ड। समझ गए? तो डिफॉर्मेशन में तो एनर्जी गई नहीं। साउंड, लाइट वाइट का किसी का सेंस ही नहीं है यहां। लाइट अपने आप में फोटोन ही है, ठीक है। साउंड तब होता जब आसपास एयर होती, ये तो फ्री है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी hc बाय लैम्डा के मुकाबले तो काफी कम आएगी। तो पूरा जो hc बाय लैम्डा का लॉस है वो कहीं जाना चाहिए, लेकिन यहां डिफॉर्म नहीं हो सकता। दैट्स वाई लॉस इज नॉट परमिटेड। ठीक है। यहां क्वांटम फिजिक्स अलग है नॉर्मल डेली लाइफ की फिजिक्स से, क्योंकि डेली लाइफ में चीजें डिफॉर्म कर सकती हैं। क्वांटम में जब हम एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करेंगे, एटम्स की बात करेंगे, वहां डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये लॉस परमिटेड नहीं है, और चूंकि ये लॉस परमिटेड नहीं है, बात यहां खत्म हो गई कि ये हो ही नहीं सकता। ठीक है। लेकिन ये तो हो सकता था कि इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए, फोटोन इधर चला जाए, और यहां काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन hc बाय लैम्डा ये हो सकता है। मतलब, और ये क्या है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। यहां कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन से टकराया है तो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी आई है, तो चूंकि इसने एनर्जी गेन की होगी तो किसी ना किसी ने तो लूज की होगी। तो फोटोन का वेवलेंथ स्लाइटली बढ़ जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगी। दरअसल यही इकलौता केस है जो पॉसिबल है फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ, एंड दिस इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। और तो देख तो लो, पहले से ही सोच ले तो समझ में नहीं आया कुछ। देखो तो, फोटोन अगर इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो इलास्टिक स्कैटरिंग, मतलब एक बॉल से दूसरी बॉल टकराई, ये इधर चली गई, इधर चली गई, ये इलास्टिक कोलिजन है, ये परमिटेड है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसमें सही निकल रहा है, मोमेंटम भी सही निकल रहा है। जो इसके पास मोमेंटम है यही इनके पास मिला के मोमेंटम है। लेकिन वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि फोटोन एब्जॉर्ब हो जाए। ये मत लिखना अभी, मैं लिख रहा हूं, लिखना मत इसको, मैं बता रहा हूं कैसे लिखना। तो एक मिनट, अगर ये इससे टकराता है तो लॉस, अगर आपको याद हो तो लॉस, ये कुछ देख के याद आ रहा है? हाफ रिड्यूस मास भी रिलेटिव स्क्वायर, कुछ याद आया? नहीं आया? तो अगर ये इससे टकराता तो जो लॉस होता है वो ऐसा होता है। ये बड़ी दिक्कत होती है जब पुरानी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं।
तो मैं इसको, अब मुझे ये प्रूफ बताना पड़ेगा अगर तुम्हें याद नहीं है तो। याद है? हाँ, ऐसे समझिए बस कि इनमें इनमें फाइनली कुछ m और m v1 और v2 से जाएंगे, कुछ इनिशियल ऐसा है। तो इसमें अगर परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन होता तो समझो मैक्सिमम परमिसिबल लॉस आएगा जब परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन होगा। और परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन तब होगा जब जब ये दोनों चिपक जाएंगे, ये दोनों एक साथ जाएंगे कॉमन वेलोसिटी से। और यहां जो लॉस आएगा वो हम अभी निकाल चुके हैं, वो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम प्लस एम वी नॉट बाय एम प्लस एम का होल स्क्वायर, इसी को लिखा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर एम बाय एम प्लस एम, और इसी को स्मॉल एम और एम मल्टीप्लाई कर दो तो ये था, यही रिड्यूस मास था। रिड्यूस मास मतलब मासेस को पैरेलल में कनेक्ट कर दो, R1 R2 बाय R1 प्लस R2, ये लॉस होता है। तो मैक्सिमम लॉस कब है परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन में? मिनिमम लॉस कब है? मिनिमम लॉस तब है जब इलास्टिक कोलिजन हो, और ऑब्वियसली इस समय कितना है लॉस? 0। ठीक है, ये लिखो अगर याद ना हो तो, याद हो तो लिखने की जरूरत नहीं वैसे। तो ये ध्यान रखिए कि सबसे ज्यादा लॉस की कंडीशन तब है जब चिपक के एक साथ चले जाएं। मतलब एब्जॉर्प्शन वाला केस या कॉमन वेलोसिटी वाला केस सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस का केस है। अब मैं कुछ क्वेश्चन याद दिलाता हूं, वही काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन, सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम जो भी मानना है उसके केस है। इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन क्या करते? तो जब दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो जाएगी उस समय कंप्रेशन मैक्सिमम होगा, और इससे इसके बीच का जो लॉस है वही गेन है। तो हाफ इनटू लॉस का फॉर्मूला हमारा बना म्यू वी नॉट स्क्वायर, यही हमारा हाफ के एक्स स्क्वायर है। क्लियर? और म्यू वी नॉट स्क्वायर कितना था? एम वी नॉट इंटू कैपिटल एम बाय एम प्लस एम, ये मैक्सिमम परमिसिबल। तो जो भी लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी में दैट इज गेन इन स्प्रिंग एनर्जी। और देखो दूसरा इसका एग्जांपल, एग्जांपल 2। एग्जांपल वैसे मुझे लगता नहीं छापने की जरूरत है। ये वी नॉट चार्ज क्यू, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बताओ क्लोजेस्ट अप्रोच के समय क्या होगा? जब इनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम होगा तब इनकी वेलोसिटी v कॉमन होगी। तो ये क्यों हुआ होगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस ही पोटेंशियल एनर्जी के गेन में है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में लॉस, ये गेन इन पोटेंशियल एनर्जी के क्यू क्यू बाय आर मिन माइनस के क्यू क्यू बाय आर। याद आया कुछ? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, फाइनली पास आ गए, पोटेंशियल बढ़ गई।
लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल। क्वेश्चन 3, इसके पास वेलोसिटी v नॉट है, ये इसमें पूछा होता मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, तो क्या होगा? ये तब तक आगे जाता रहेगा जब तक कि इसके रिस्पेक्ट में रुक नहीं जाता। याद है क्वेश्चन? फाइनली वेलोसिटी कॉमन। ठीक है, इसका और आसान सा क्वेश्चन जो तुमने पक्का किया होगा, ये जब ये ऊपर जाएगा तो मैक्सिमम हाइट का जो केस बनेगा ये बनेगा, उस समय दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी। और कितनी? तो इस दौरान लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कहां है? कहीं तो जाएगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना है? या तो आप हाफ एम वी स्क्वायर माइनस, हम पहले ही ऐसे करते थे, m प्लस एम वी सेंटर ऑफ मास स्क्वायर, झिल गया, यही एम जी एच है। और यही सॉल्व करने पे कितना है? हाफ एम वी स्क्वायर एम बाय एम प्लस एम। याद आए ये क्वेश्चंस? तो इन सभी में क्या हो रहा है कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस है जो कि पक्का है, क्योंकि हम इससे इसको घटा रहे हैं, और यहां तो काइनेटिक कम ही आएगी, तो यही लॉस हमारा गेन में है। अब चाहे स्प्रिंग में जाए, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, चाहे ग्रेविटी में जाए। समझ गए? हर जगह हम उसको अकाउंट कर पा रहे हैं कि वो लॉस कहां गया। और काइंड ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन है तीनों केस। इनइलास्टिक क्यों? क्योंकि फाइनल केस पे वेलोसिटी बराबर है, फाइनल केस पे वेलोसिटी बराबर, फाइनल केस में वेलोसिटी बराबर, मतलब इस तरह से कि ये चिपके हुए चल रहे हैं। बस इसमें डिफरेंस क्या है कि समय के साथ क्या होगा, ये ऊपर गया है, फाइनली ये वापस आएगा और ये फाइनल अपनी एनर्जी रिगेन कर लेंगे। यहां ये मिनिमम डिस्टेंस के पास चार्ज सेपरेट होना चालू हो जाएंगे, एनर्जी रिगेन कर लेंगे, वहां पे भी कंप्रेस होने के बाद वापस खुलेगा। ठीक है? अब बस आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज सोचनी है कि इसी में एक फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा रहा है, और अगर वो एब्जॉर्ब हो जाता तो वो लॉस हम नहीं बता पा रहे हैं कि लॉस कहां पे होगा। किसी तरह की एनर्जी है ही नहीं जहां गेन हो जाए, इसीलिए वो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। जल्दी लिखो, लिख रहे हो तो लिख लो जल्दी। शांत हो जाओ। ठीक है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यही है कि इससे कॉमन वेलोसिटी के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस है वो कहीं ना कहीं गेन है। ठीक है,
एक कोई केस लिख सकते हो, तीनों लिखने की वैसे जरूरत नहीं। तो चाहे तो हम, एक मिनट, मैं इसको डिराइव करके भी दिखा सकता हूं कि, एक मिनट, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन हमने कितने का, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन ये लिया, और ये अगर एब्जॉर्ब हो गया और इसके पास वेलोसिटी आ गई, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कह रहा है कि एनर्जी, इसके पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम h बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम वी। झिलाए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कह रही है, एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। लिख सकते हैं, तो h बाय लैम्डा की वैल्यू एम वी उठा के छाप दूं, v इज इक्वल टू 2c। ये समझ में आया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किया तो h बाय लैम्डा एम वी आ गया, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किया तो एच सी बाय लैम्डा हाफ एम वी स्क्वायर, इससे v की वैल्यू 2c निकली। क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन अगर 2c की स्पीड से जाएगा तब ये जाके सही हो जाएगा, लेकिन c से बड़ी स्पीड नहीं ले सकते, इसका मतलब दिस इज नॉट परमिटेड। अब समझ में आया बेहतर लैंग्वेज में, मींस हमें ये वैल्यू देने की जरूरत नहीं है ना। तो ये क्या मैं कह रहा हूं कि प्रूव दैट फ्री इलेक्ट्रॉन कांट एब्जॉर्ब फोटोन। अब समझ में आया, और दूसरी लैंग्वेज इसी की क्या थी कि अदरवाइज हम क्या सोच सकते थे कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन एनर्जी ड्यू टू इनइलास्टिक इंपैक्ट, इनइलास्टिक कोलिजन। बेहतर है लिखूं वी कांट अकाउंट, या समझ गया ना, ये अल्टरनेट तरीका है कि वी कांट अकाउंट द लॉस इन एनर्जी ड्यू टू इनइलास्टिक कोलिजन। हाँ, वी कांट अकाउंट, लो अल्टरनेट लिखा है, इसी का एक्सप्लेनेशन है, अनादर एक्सप्लेनेशन लो, एक्सप्लेनेशन 2 इसी का, वी कांट अकाउंट फॉर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी या लॉस इन एनर्जी ड्यू टू इनइलास्टिक इंपैक्ट, E इक्वल टू 0। मतलब उस लॉस को कंपेंसेट करने जाओगे तो वेलोसिटी 2c निकलेगी। हाँ, क्या, अरे मतलब ये इक्वेशन गलत है, मतलब ये दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। अगर मोमेंटम ट्रू है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गलत हो जाएगा, और एनर्जी ट्रू है तो मोमेंटम गलत हो जाएगा, मतलब ये वाला कोलिजन हो ही नहीं सकता, मतलब ये कोलिजन ही पॉसिबल नहीं है।
तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आया, तो नाउ व्हाट विल हैपन इफ फोटोन कोलाइड्स विथ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होगा कि अगर फोटोन फ्री इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए, एब्जॉर्ब तो नहीं हो सकता क्योंकि वो हम कह चुके हैं। तो पॉसिबिलिटी क्या है? ओनली पॉसिबिलिटी इज इलास्टिक स्कैटरिंग। इलास्टिक स्कैटरिंग समझ गए? जैसे बिलियर्ड बॉल एक बॉल से दूसरी बॉल हिट करके जाती है, इलास्टिक कोलिजन है, दोनों डायरेक्शन बदल ली है। तो वो कुछ ऐसा होगा कि ये फोटोन है, ये किसी हमारे इलेक्ट्रॉन से टकराया, टकराने के बाद हमारा इलेक्ट्रॉन इधर चला गया V से और फोटोन इधर चला गया C से। और अगर मैं यहां एंगल बनाऊं, ये θ1 ये θ2, तो अब इक्वेशंस कैसे ट्रू होंगी? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये लैम्डा है येलो वाले का, hc बाय लैम्डा, सॉरी h बाय लैम्डा इज इक्वल टू mv cos θ1 प्लस h बाय लैम्डा डैश cos θ2। ये चला लैम्डा डैश। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एच सी बाय लैम्डा हाफ एम वी स्क्वायर एच सी बाय लैम्डा डैश। और दिख रहा है लैम्डा डैश इज मोर देन लैम्डा, लैम्डा डैश लैम्डा से बड़ा है क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। मतलब हुआ क्या? फोटोन ने अपनी प्रॉपर्टी बदल ली, मतलब फोटोन ने अपनी वेवलेंथ स्लाइटली बढ़ा दी। This is called Compton effect. Officially, it is not there in syllabus of JEE Advanced or Mains or CBSE. Officially syllabus में नहीं है, बहुत हत्यारा बनता है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म किया गया, ध्यान देना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड पे, जब यहां से येलो कलर की लाइट डाली गई तो आउटपुट में रेड कलर की लाइट निकली। हमने डाली येलो कलर की और टकराने के बाद जो इधर उधर लाइट गई उसकी वेवलेंथ बदल गई थी। समझ गए? जैसे ब्लू लाइट दरअसल ब्लू डाली और बाहर निकला रेडिश कलर। क्लियर? यही मोर और लेस रमन इफेक्ट है। रमन इफेक्ट, सीवी रमन, इन्होंने, कॉम्पटन ने फ्री इलेक्ट्रॉन पे किया था, इन्होंने वही इफेक्ट एक सॉल्यूशन पे किया था, ठीक है, किसी सॉल्यूशन पे, कोलॉइडल सॉल्यूशन टाइप पे, एक लिक्विड के सॉल्यूशन पे किया जहां लिक्विड के पार्टिकल्स पूरे में मौजूद हैं, और उस पे लाइट डाली तो ब्लू लाइट डाली और बाहर से जो देखा वो रेड स्पेक्ट्रम देखा। तो वेवलेंथ बढ़ गई, इसकी एनर्जी घट गई, तो कहां गई? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहां देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, फोटोन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, टकरा के इधर उधर चला जा रहा है। तो फ्री पार्टिकल या आयन से अगर टकराता है फोटोन तो स्कैटरिंग होगी। ये कुछ याद नहीं करना है, बस ये जनरल नॉलेज वाली चीजें पता होनी चाहिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, हां कोलाइड करके इलास्टिक स्कैटरिंग कर सकता है।
एक मिनट, छाप लिया ना ये? तो वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं, इन पर से आएगा तो कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, इससे कुछ चीजें हम कह सकते हैं। एक न्यूट्रॉन दूसरे न्यूट्रॉन से टकराया, किस तरह का कॉलिजन होगा? दो न्यूट्रॉन आपस में टकराए, ओनली पॉसिबिलिटी इज इलास्टिक कॉलिजन। क्या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन टकरा के अपनी एनर्जी कहीं लूज कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स है नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स है नहीं, तो वो तो लफड़ा ही खत्म हो गया। और न्यूट्रॉन रिजिड पार्टिकल्स हैं, वो डिफॉर्म भी नहीं हो सकते। पक्का समझ गए? तो हम कह सकते हैं कि दो न्यूट्रॉन टकरा रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर दो H एटम टकरा रहे हैं, एक H एटम से टकराया, अच्छे से ध्यान देना ये मैं क्या कह रहा हूं, एक न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन से टकराया, तो इलास्टिक कोलिजन ऑलवेज। एक एटम से टकराया, ठीक है, इलास्टिक तो हो ही सकता है। क्या ये अपनी एनर्जी लूज कर सकते हैं? कहां जा सकती है वो एनर्जी? आर देयर एनी इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन देम? कहां? बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा इसमें? बॉन्ड फॉर्मेशन तो पूरे सॉलिड की प्रॉपर्टी है ना। नहीं, सुनो पहले, ये दो न्यूट्रल H एटम टकराए, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का लफड़ा खत्म है, डिफॉर्म होने के भी चांस खत्म है, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं काइंड ऑफ। लेकिन एक ऐसी जगह है वो एनर्जी जा सकती है, अगर ये हाइड्रोजन को एक्साइट कर दे तो। सोचो, एक तो एनर्जी है ना हमारे पास, कि अगर वो एनर्जी हाइड्रोजन को एक्साइट करने में खर्च हो जाए तो हो सकता है। तो इवन मैं यहां से कह सकता हूं, अभी छापना मत कुछ भी, फोटोन H एटम के इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, ये टकराया तो ये एब्जॉर्ब हो गया, तो इसने लॉस किया। तो वो लॉस क्या कहीं जा सकता है? अब हमारे पास इस केस में पता है कि वो लॉस कहां जा सकता है। वो लॉस इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में चला जाए, ये समझ में आया? तो अगर ये फोटोन अपनी पूरी एनर्जी यहां खर्च कर दे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर एक्साइटेशन का ऑप्शन नहीं है तो फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गलत हो जाएगा। तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी, इलास्टिक। तो अब समझ में आया फ्री इलेक्ट्रॉन और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है? फ्री इलेक्ट्रॉन दैट कैन नॉट टेक एनी काइंड ऑफ एनर्जी, बट बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कैन टेक एक्साइटेशन एनर्जी। ये समझ में आया? और एटम के केस में एक्साइटेशन एनर्जी कुछ पर्टिकुलर ही है, 10.2, 12.1, 12.75 कुछ पर्टिकुलर ही है। तो कुछ पर्टिकुलर फोटोन ही हैं जो एब्जॉर्ब हो सकते हैं। ये समझ में आया? जैसे 10.2 डाला, फोटोन ने अपनी पूरी एनर्जी लूज कर दी, पूछा कहां, हमने कहा एक्साइट हो गया। अगर यहां 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, आपने कहा पूरी एनर्जी चली गई, हमने कहा कहां, पता नहीं, क्योंकि एक्साइट तो कर नहीं सकता। बात समझ में आई? तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाला तो एक ही पॉसिबिलिटी बची, क्या? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, स्कैटरिंग होगी बस। समझ में आया? तो अगर ये 10.2 है तो इसके पास दो ऑप्शन खुल गए, इलास्टिक वाला भी ऑप्शन है, टकराए एब्जॉर्ब भी ना हो। दूसरा क्या है, टकराया पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो गया, तो एनर्जी लॉस एक्साइटेशन में चला गया। पक्का समझ में आया? और यही फोटोन सॉलिड पे गिरते तो, जो सॉलिड के बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है और गैसेस के बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, उनमें बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? गैसेस में कुछ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होते हैं, सॉलिड में इनफाइनाइट एनर्जी लेवल होते हैं। तो गैसेस के हिसाब से कुछ पर्टिकुलर फोटॉन्स ही एब्जॉर्ब हो सकते हैं, सॉलिड के हिसाब से इनफाइनाइट फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो सकते हैं। समझ गए? इसीलिए वर्क फंक्शन वाले केस में वो लफड़ा नहीं था। ठीक है, अभी नहीं लिखना है। तो तीसरा पॉइंट इसमें, नाउ व्हाट विल हैपन इफ
photon strikes bounded electron. ये अगला पॉइंट इसका कि अगर बाउंडेड से टकराएगा तो क्या, तो हम क्या करेंगे, इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू सम एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, it can be absorbed, else elastic scattering is only possibility. Only possibility. स्टेटमेंट समझ में आया क्या कहा ये, कि एनर्जी ऑफ फोटोन अगर एक्साइटेशन एनर्जी के बराबर है देन इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड, और अगर ऐसा नहीं है तो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, फिर से हम लॉस की कोई वजह नहीं ढूंढ पाएंगे. ठीक है, क्योंकि फोटोन टकरा के अपनी पूरी एनर्जी लूज कर देता है, तो वो लॉस तभी अलाउड है जब एक्साइटेशन में चला जाए. क्या फोटोन एनर्जी, ये इसी पे तो डिपेंड करा कि वो एनर्जी एक्साइटेशन के बराबर है तो देगा, नहीं तो नहीं देगा. तो फिर नहीं दे सकता. मतलब और जब से क्या चल रहा है, डिपेंड किस पे करेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ट्रू हो रहा है कि नहीं ट्रू हो रहा है. अगर वो बाउंडेड वाली ऑर्बिट नहीं हुई, पिछली क्लास में बताया था ना कि लेगा और तुरंत के तुरंत फोटोन बाहर फेंक देगा, तो ऐसा हुआ ना. शांत हो जाओ, ऐसा होगा. देखो एच एटम ये है, ये फोटोन आया, मान लो ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ये ग्राउंड स्टेट में एच एटम, तो हुआ क्या, एच एटम एक्साइट कर गया, इसके पास स्पीड भी आ गई, और स्पीड है एच बाय लैम्डा बाय मास, ये झला. लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी जो निकली, ये समझ में आया. पहला देखो, फोटोन अगर इस पे गिरा और चूंकि इसकी एनर्जी 10.2 थी, ये एक्साइट हो सकता था, तो इसकी जो एक्साइटेशन एनर्जी में जो गेन है, वही एनर्जी में गेन कितना है, 10.2. ऑब्वियसली इसकी काइनेटिक एनर्जी में भी गेन हुआ होगा, लेकिन हमने पिछली क्लास में निकाला था वो 10 पे -8 टाइम्स कुछ था. मतलब मैं क्या कह रहा हूं यहां पे कि एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू ई एक्साइटेशन वाला प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम, लेकिन ये तो निग्लिजिबल है, तो एक्साइटेशन एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा. समझ गए, तो पूरी की पूरी एनर्जी एक्साइटेशन में चली गई. लेकिन जरा दूसरा देखिए, ये हमारा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, या चलो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, ये एच एटम ग्राउंड स्टेट पे था,
तो चूंकि ना तो 10.2 है ना 12.1 है, उनके बीच में है, तो दरअसल ये फोटोन इस पे गिरेगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर सडन डी एक्साइट हो जाएगा, और अगर वो सडन डी एक्साइट हुआ तो इसने वापस से फोटोन फेंक दिया, और वो किसी और डायरेक्शन में फेंक सकता है, तो उसके हिसाब से इसको वेलोसिटी लेनी पड़ेगी कुछ। ये समझ में आया? और अब बिल्कुल वही इलेक्ट्रॉन वाला जो हमने क्रॉम्पटन इफेक्ट देखा था, कॉम्पटन इफेक्ट सॉरी, बिल्कुल वही हो जाएगा कि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, लेकिन स्टेबल ऑर्बिट नहीं मिली, तुरंत वापस आया, फोटोन बाहर फेंक दिया और किसी और डायरेक्शन में फेंका। तो जो इसके मोमेंटम में चेंज हुआ है उसको कंपेंसेट करने के लिए इसको मोमेंटम लेना पड़ेगा, और यहां हम लिखते तो ये हमारा लैम्डा इनपुट है, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा डैश हाफ एम वी स्क्वायर, और वंस अगेन नेग्लिजिबल। ये समझ गए? और ये नेग्लिजिबल क्यों? क्योंकि मास ऑफ एटम इज वेरी वेरी मच मोर देन मास ऑफ फोटोन। ये समझ गए? तो यहां आपको वेवलेंथ में सिग्निफिकेंट चेंज दिखेगा नहीं, इवन इलेक्ट्रॉन वाले क्रॉम्पटन इफेक्ट में भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं दिखेगा अगर आप विजिबल लाइट से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो। रियलिटी यह है कि वो विजिबल लाइट से, क्योंकि विजिबल लाइट का मास काफी कम होता है फोटोन का मास, लेकिन अगर हाई एनर्जेटिक फोटॉन्स डालते ऐसे कि उनका मास इलेक्ट्रॉन के मुकाबले कंपेरेबल होता, ये तो ठीक वही है, बहुत बड़ा ट्रक है और हम छोटे छोटे कंकड़ मार रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन है, तो ना तो ट्रक पे असर आएगा ना कंकड़ की स्पीड पे असर आएगा। लेकिन अगर उनकी साइज कंपेरेबल होते, मास कंपेरेबल होते, तो सिग्निफिकेंट असर समझ में आता। ठीक है? तो जो कॉम्पटन इफेक्ट एक्चुअली परफॉर्म किया गया था विजिबल लाइट के साथ नहीं था, वो था एक्स रेज के साथ। अच्छा, विजिबल लाइट का मास कितना होगा? विजिबल लाइट, अगर मैं इसका एनर्जी ले लूं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मास कैसे निकालते हैं? एच एफ बाय सी स्क्वायर। तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 पे माइनस 19, ये 9 इंटू 10 पे 16, वैल्यू देखो कितनी बनेगी, 10 पे माइनस 35, 32/9 1/3। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 10 पे माइनस 31। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से काफी कम है, लेकिन सोचो अगर मैं यहां 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वजह से 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेता, तो यहां 10 पे माइनस 31 आता, अब तो साइज कंपेरेबल हो जाती, मास कंपेरेबल हो जाता, अब तो असर अच्छा खासा दिखेगा। समझ गए? तो एक्सरेज की एनर्जी इस ऑर्डर की होती है, विजिबल लाइट की एनर्जी फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, एक्सरेज की एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। तो वो एक्सपेरिमेंट जब एक्सरे के साथ परफॉर्म करेंगे तो वेवलेंथ में चेंज अच्छा खासा दिखेगा। एक्सरेज लास्ट लेक्चर में होती हैं। बस ये समझो एक्सरेज आर पावरफुल रेज। पावरफुल समझ में आया? विजिबल लाइट पेनिट्रेट नहीं करती, एक्सरेज पेनिट्रेट कर जाती है, तो एक्सरेज की एनर्जी 1000 गुनी ज्यादा होती है विजिबल से। हाँ, एक मिनट, पक्का समझ में आ गया क्या डिफरेंस था? कि अगर फोटोन ठीक उतना ही हुआ तो एक्साइट हो जाएगा, अगर फोटोन उतना नहीं हुआ तो फिर इलास्टिक स्कैटरिंग होगी, तुरंत डी एक्साइट होकर डी एक्साइट होगा, वापस से फोटोन फेंक देगा, और फोटोन रफली वही होगा जो इंसिडेंट था। ठीक है? लैम्डा डैश इज अप्रोक्सीमेटली लैम्डा।
तो ये इसमें डिफरेंस था कि क्यों फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है, कुछ फोटॉन्स एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं। इसका बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट वो है एग्जांपल, सन के कोर पे न्यूक्लियर रिएक्शन चालू है, यहां न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है और न्यूक्लियर रिएक्शन में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटॉन्स निकलते हैं। आगे अपने आप याद हो जाएंगे, एक्स रेज किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विजिबल फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गामा रेज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जब हम बाहर से देखते हैं तो ये विजिबल लाइट मिलती है, हमें सन से तो गामा रेज नहीं मिलती, यहां से तो फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहां ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और वजह क्या है कि ये फोटॉन्स जब बाहर निकलते हैं तो इतनी बार इस तरह के कॉलिजन करते हैं, इतनी बार कॉलिजन करते हैं कि जो छोटा छोटा लॉस होते 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 इतनी बार कॉलिजन है कि यहां से यहां होते होते मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और इवन आप इससे अंदाज लगाइए, यहां के फोटोन को यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो टाइम बिलियन ईयर्स, बिलियन ईयर्स लगता है, जो अंदर जो फोटोन है वो सरफेस तक आने में। वो सीधे स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं कर पाता है, टकराया इधर चला गया, टकरा गया इधर, ऐसे 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 बाहर निकलने में उसको बिलियन ईयर्स लग जाते हैं। और यहां से अर्थ तक आने में सिर्फ 8 मिनट लगते हैं। हाँ, मैं 1 मिनट क्या समझाना चाह रहा हूं, 1 मिनट ये समझिए, अगर इसको बिलियन ईयर्स लग रहे हैं तो कितनी बार कोलाइड किया होगा, और कितनी बार कोलाइड किया होगा। हम ये कह रहे हैं कि ये एनर्जी नेग्लिजिबल है, ये लॉस काफी कम है, लैम्डा में चेंज काफी कम आएगा, लेकिन अगर ये इनफाइनाइट बार कोलिजन हो जाए तो क्या तब भी कम आएगा? तब तो सिग्निफिकेंट हो सकता है ना, समझ गए? सिंगल कोलिजन में भले ही वो लॉस नेग्लिजिबल हो, लेकिन अगर लगातार कोलिजन ही किस्मत में लिखा है, बिलियन ईयर्स पे कोलिजन करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, तो शायद हर कोलिजन पे इतना परसेंट लॉस भी होगा, तो भी वो इतना हो जाएगा कि उसकी एनर्जी नेग्लिजिबल बचेगी। अब आ गया समझ में कि सन का रिएक्टर चालू है, लेकिन कहां? कोर पे, सरफेस पर रिएक्शन नहीं हो रही है सन की, समझ गया ना? सिर्फ कोर पे ही रिएक्शन चालू है अंदर, ठीक? तो मैं यहां यह कहना चाह रहा हूं कि फोटोन का एटम के साथ कोलिजन होना और वेवलेंथ स्लाइटली बढ़ जाना, एनर्जी घट जाना, यह बहुत ही प्रैक्टिकल प्रोसेस है, यह वाकई में होता है। लेकिन सडन एब्जॉर्प्शन होना, पूरा एब्जॉर्ब कर जाना एक ही सिंगल कोलिजन में, वो तो तभी पॉसिबल है जब वो एनर्जी एक्साइटेशन के बराबर हो। तो बड़े से डिस्कशन का छोटा सा कंक्लूजन, ओनली दोज फोटॉन्स विल बी एब्जॉर्ब whose energy is equal to excitation energy, बस। If the energy is not equal to excitation, then we can almost assume that photon doesn't change its energy at all। ये समझ गए? मतलब हम मान लेंगे इलास्टिक कोलिजन है, कोई चेंज नहीं आया, फोटोन निकल गया जो का तो। क्या? अरे 1 मिनट, कैलकुलेट कैसे किया? बड़ा आसान था। यहां से ये कितने आए? ये तो थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस हैं, असली में नहीं, क्योंकि अंदर तो देख नहीं आया कि कब पैदा हुआ था। ये देखा कि इनके बीच की स्पेसिंग कितनी रही होगी, मीन फ्री पाथ कितना होगा, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ये गैस मान के, गैस में मीन फ्री पाथ और कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होता है, उससे निकाल दे। 1 मिनट, काइनेटिक थ्योरी अगर तुम्हें याद हो, 1 मिनट, काइनेटिक थ्योरी याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि यहां पे अगर कोई इत्र की या सेंट की बोतल टूटी तो वहां तक पहुंचने में सिग्निफिकेंट टाइम लगेगा, क्योंकि वो ऐसे 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 टकरा के जाएगा। ऐसे ही याद करिए बल्ब जलाने वाले में,
कि स्विच ऑन किया, बल्ब तुरंत जल गया, लेकिन जहां स्विच ऑन किया उन इलेक्ट्रॉन को बल्ब तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ऑल्दो उनकी स्पीड इतनी है, क्योंकि वो स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं कर रहे हैं, दे आर सफरिंग मल्टीपल कोलिजन्स। क्लियर? तो उनकी इफेक्टिव स्पीड इस ऑर्डर की हो गई थी, याद आया? ड्रिफ्ट स्पीड। तो वैसे ही ये है, भले ही फोटॉन सी की स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन उनकी ड्रिफ्ट स्पीड काफी कम निकलेगी। ठीक है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट की होगी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रेडियस को ड्रिफ्ट वेलोसिटी से डिवाइड कर दो, टाइम आ जाएगा। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है या घटती है? टेम्परेचर बढ़ाने पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होती है, क्योंकि जितने ज्यादा कोलिजन उतना कम टाइम मिलेगा, और यहां टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है, तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। समझ गए? चलो वापस आते हैं। चलो बस, सेकंड, collision of electron with atom। तो if energy of electron is more than excitation, atom may excite, else elastic scattering। यहां जरा समझने की कोशिश करिएगा कि अगर हमने ये इलेक्ट्रॉन इस पे डाला, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मान लो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई, पहले समझ लो बाद में लिखना, H एटम, तो हुआ क्या? H एक्साइट हुआ, H एक्साइट हुआ, लेकिन वो जो हमने इलेक्ट्रॉन डाला वो अब भी जिंदा है। इसमें और फोटोन में डिफरेंस समझिएगा। ये डिफरेंस समझ में आया? तो यहां पे ये लैम्डा था, यहां पे ये v था, तो यहां एक इक्वेशन थी हमारी क्या? h बाय लैम्डा इक्वल टू एम वी, एक थी एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, दो इक्वेशन थी। यहां पे अगर देखें तो दो इक्वेशन लिखते तो h बाय लैम्डा मोमेंटम एम वी, लेकिन एक एक्स्ट्रा अननोन हमारे पास आ गया। ये समझ में आया? और दूसरी एनर्जी जब लिखते एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन v डैश स्क्वायर प्लस एक्साइटेशन एनर्जी 10.2। तो जब हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो वहां इलेक्ट्रॉन के पास मोमेंटम है, लेकिन यहां फोटोन इसके अंदर चिपक गया था, तो फोटोन के पास मोमेंटम नहीं था। या और भी आसान, यहां सिर्फ E इक्वल टू 0 का केस हो सकता है, E इक्वल टू 0 या E इक्वल टू 1, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो बीच के केस भी हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना एब्जॉर्ब होगा उसमें, फोटोन का एब्जॉर्ब होना कंपलसरी है, इलेक्ट्रॉन का एब्जॉर्ब होना कंपलसरी नहीं है। तो इट मे बी पॉसिबल कि इलेक्ट्रॉन अपनी पूरी एनर्जी ट्रांसफर ना करे। फिर रिपीट कर रहा हूं, फोटोन के पास एक ही ऑप्शन है, या तो पूरी एनर्जी दो या बिल्कुल मत दो। इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन एक एक्स्ट्रा बढ़ गया है कि आप पूरी एनर्जी देना चाहो पूरी दे सकते हो, कम देना चाहो कम दे सकते हो, लेकिन वो हम डिसाइड करेंगे कि वो एनर्जी हमें चाहिए कि नहीं। इसने कहा पूरी 11 ले लो, इसने कहा 11 तो अपने बस का नहीं है, 10.2 दे दो। इसने कहा 0.8 का क्या करूंगा? बोले तुम ले जाओ ना।
लेकिन फोटोन अगर 11 होता तो फोटोन ने कहा मेरी पूरी 11 ले लो, इसने कहा नहीं 10.2 चाहिए, इसने 0.8 का क्या, उसने फोटोन से कहा तुम ले जाओ, तो फोटोन का मुझे तो एब्जॉर्ब कर लिया, मैं कहां ले जाऊंगा। समझ गए? तो पॉसिबल नहीं है कि फोटोन एब्जॉर्ब वो ले जाए अपनी एनर्जी, क्योंकि फोटोन परफेक्टली एब्जॉर्ब होता है और वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कैन परफॉर्म पार्शियली इलास्टिक कोलिजन्स एज वेल। तो यहां क्या मैं लिख रहा हूं कि सिंस इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, इलेक्ट्रॉन कैन परफॉर्म partially elastic collision also. Also, not like photons, which allow either E equal to 1 or E equal to 0. E इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। हम तो हेड ऑन इंपैक्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, एक मिनट ध्यान दो कि इलेक्ट्रॉन और एटम के साथ क्या डिफरेंस आया। तो मैं वजह लिख रहा हूं, सिंस इलेक्ट्रॉन कैन परफॉर्म पार्शियली इलास्टिक कोलिजन्स, फोटोन की तरह नहीं जिसने दो ही ऑप्शन रखे थे, या तो मुझे एब्जॉर्ब करो या कुछ मत करो। इलेक्ट्रॉन ने बीच के ऑप्शंस खोल दिए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्टिल एग्जिस्ट आफ्टर कोलिजन, बट फोटोन डजंट एग्जिस्ट। अगर एब्जॉर्ब हो गया तो फोटोन एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपनी आइडेंटिटी बनाए रखेगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं इफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is more than excitation energy of atom, तो इससे हम कह सकते हैं then atom may excite, else only कौन सा पॉसिबल है, इलास्टिक कोलिजन इज पॉसिबल। एक मिनट, एक चीज और ध्यान रखिएगा, H एटम पे अगर मैंने फोटोन डाला और वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हुआ, तब तो ये पार्शियल ट्रांसफर कर रहा है ना। अब ये फोटोन ने क्यों पार्टी बदल दी? अभी तक तो कह रहा था मैं तो पूरी दूंगा एनर्जी, अभी तो कह रहा है 13.6 है, क्योंकि अब जो बची हुई एनर्जी है, एक नया बंदा पैदा हो गया यहां, इलेक्ट्रॉन, जिसने एटम ने कहा कि मैं तो बहुत भारी हूं, मैं तो एनर्जी ना के बराबर लूंगा। इलेक्ट्रॉन ने कहा एक काम करते हैं, अपन दोनों बांट लेते हैं। तो उसने कहा फिर मोमेंटम का क्या करेंगे? तो उसने कहा मोमेंटम दोनों ले लेंगे ना, दोनों भाई भाई थोड़ा थोड़ा मोमेंटम ले लेंगे। एक एक्स्ट्रा अननोन आ गया, ये समझ में आया? जो ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, एक एक्स्ट्रा अननोन आ गया जो अपना मोमेंटम और एनर्जी ले सकता है। इस वजह से वो परमिटेड हो गया, इस वजह से वो दरअसल पार्शियल एनर्जी अब भी ट्रांसफर नहीं की है, अब भी उसने पूरी की है, वो एनर्जी अब दो में बट गई है। जब इलेक्ट्रॉन नहीं निकला था तो बटने का ऑप्शन नहीं था, एटम सिंगल था, पूरी लो। इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इसने इतनी ले ली, और जो इलेक्ट्रॉन जब निकल रहा था बोला एक्स्ट्रा लेके चले जाना। तो समझ गए क्या? इसके पास कम होगी, इलेक्ट्रॉन निकलने वाले के पास तो होगी ना। तो यह बात समझ में आई कि फोटोन जब 13.6 से बड़ा है तो क्यों पार्टी बदल दे रहा है, तब क्यों कर दे रहा है कि कोई भी फोटोन एब्जॉर्ब कर लो चलेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है। लिख लो ये,
लेफ्ट वाला पार्ट। तो अब हम न्यूमेरिकल फाइनली कर सकते हैं। शांत हो जाओ, छोड़ दूंगा मैं तुम्हीं पर, नहीं तो करने के लिए। एच एटम से मैं वही रिपीट कर रहा हूं पुराना, फोटोन कोलाइड्स विथ एच एटम इन ग्राउंड स्टेट। What will happen is, if पुराना ही है बस, if energy of photon equal to 3 electron volt चलो तो अब आंसर हमारे पास है। पहले का आंसर क्या आएगा? इलास्टिक स्कैटरिंग। इसका क्या आएगा? इलास्टिक स्कैटरिंग और एटम में एक्साइट टू, ये समझ में आया? इलास्टिक स्कैटरिंग तो अब भी ऑप्शन है, ठीक है? तो जरूरी नहीं फोटोन गिरेगा तो वो एक्साइट हो ही जाएगा, तो ये ऑप्शन है। इनमें से क्या होगा किसी को नहीं पता। तो क्वांटम फिजिक्स सिर्फ पॉसिबिलिटी बताती है कि पॉसिबिलिटी ये है, इसमें भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम ट्रू है। देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी वेयर बोथ आर ट्रू। पहले केस में इकलौती एक ही पॉसिबिलिटी थी। 12.1 में इलास्टिक और एच एटम में एक्साइट टू, 12 में इलास्टिक ओनली, 15 में इलास्टिक और एच एटम में आयोनाइज और एंड इमिट इलेक्ट्रॉन विथ काइनेटिक एनर्जी हैविंग काइनेटिक एनर्जी 1.4। इंटरेस्टिंग तो दूसरा पार्ट है। इलेक्ट्रॉन, अभी मत छापो कुछ, समझ लो बस। कोलाइड्स विथ एच एटम एट रेस्ट, व्हाट विल हैपन? वही है, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, पहला 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जरा आंसर बताओ। पहले का आंसर इलास्टिक ओनली, दूसरे का आंसर यहां भी कोई डाउट, इलास्टिक और एच एटम एक्साइट्स 2n इक्वल टू 2। तीसरे का इलास्टिक और एच एटम में एक्साइट टू n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2। 2 और 3 है, 2 और 3, सॉरी 2 और 3। ये समझ में आया? इस बार पार्शियल एनर्जी सप्लाई करना अलाउड है। तो ये 12.1 की कैपेसिटी रखता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये 12.1 पूरा लूज करे। फोटोन के लिए जरूरी था, इलेक्ट्रॉन के लिए जरूरी नहीं, तो हो सकता है ये 10.2 ही लूज करे। बचे हुए का क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी में। तो ऑप्शन क्या है? इलास्टिक होगा या एच एटम n इक्वल टू 2 पे प्लस एक इलेक्ट्रॉन होगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी 1.4।
ये समझ गए? H एटम n इक्वल टू 2 पे होगा और इलेक्ट्रॉन की n इक्वल टू 3 और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ना के बराबर। तो लास्ट में इसमें 12 में इलास्टिक और H एक्साइट्स टू n इक्वल टू 2 प्लस इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी 1.8। समझ गए? अगली पॉसिबिलिटी नहीं है। तो दरअसल 12 के साथ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी झिला कि हो सकता है इलास्टिक हो सकता है फर्स्ट तक एक्साइट करे, सेकंड तक एक्साइट करे, थर्ड तक हो सकता है आयोनाइज ही कर डाले। बात समझ में आई? और सब में जो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रॉन है, और अगर आयोनाइज का केस हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन है। कौन से? एक जो हमने फेंका था, एक जो नया पैदा हो गया। तो समझ में आया? तो क्वांटम फिजिक्स इतनी इजी टू एडॉप्ट नहीं है, या इजी टू डाइजेस्ट तो नहीं है कम से कम, क्योंकि नॉर्मल मैकेनिक्स के लॉजिक थोड़े से गलत होने लगते हैं। नॉर्मल मैकेनिक्स के हिसाब से क्या फर्क पड़ता है कि वो फोटोन है कि इलेक्ट्रॉन है? एनर्जी तो है ना हमारे पास। ये ठीक वही है जो थर्मोडायनेमिक्स में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और जब हम एंट्रोपी की बात की तो ये पता चला था कि वो परमिसिबल है या नहीं है। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से फर्स्ट लॉ के फर्स्ट लॉ के हिसाब से चाहे आप ठंडे से एनर्जी निकाल के गर्म को दो, चाहे गर्म से निकाल के ठंडे को दो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो सही है। अब इनमें ऑटोमेटिक प्रोसेस कौन सी है जिसमें गर्म से ठंडे को दोगे? तो एक नया लॉ आया जिसने एनर्जी ट्रांसफर की रिस्ट्रिक्शन को जनरेट किया। यहां भी नया लॉ आया, कौन सा? चार्जेस के केस में स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन का, जिसने क्वांटाइजेशन को डेवलप किया। मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से अगर 12 है तो यह भी दे सकता है 10.2, लेकिन क्वांटम ने कहा नहीं, फोटोन को पूरी एनर्जी ही देनी पड़ेगी। तो ये एक्साइट नहीं कर पाया, इसने एक्साइट कर दिया। ठीक, बुकलेट देना। होमवर्क है DCT 5 ऑल माइनस। एक मिनट, ऑल माइनस ज्यादा माइनस नहीं होंगे। चलो, हाँ, पूरी डीसीटी मोर और लेस पिछली क्लास की जैसी है। पूरी डीसीटी पिछले क्लास की रिवीजन है। इवन आज की पूरी क्लास में भी नया कॉन्सेप्ट कुछ नहीं सीखे, बस ये हम सीखे हैं कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन में क्या अंतर है। ठीक है? और जिनका नहीं,
थ्योरी इलस्ट्रेशन कुछ नहीं करना है इसका, सिर्फ डीसीटी करनी है, नो थ्योरी एंड इलस्ट्रेशन। 3 तो 2 पेज हैं थ्योरी इलस्ट्रेशन के, नो पे कैंसिल नहीं है। हाँ, 1 मिनट, अरे रुको, जिन्होंने पिछली डीसीटी नहीं की हो पहले पिछली, जिन्होंने पिछली डीसीटी नहीं की है पहले पिछली करिए, फिर उसके बाद इसका नंबर आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम कहा जाए तो एक ही चीज सीखे हैं। 1 मिनट, क्या हुआ, तुम कहां जा रहे हो? जितना जाना पड़ता है आते ही क्यों, इससे अच्छा मत आओ ना यार, कौन तुम्हें देख रहा है। क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल, एक एक्स्ट्रा कंडीशन, जब चार्ज ऑक्सीलेट कर रहा है तो हमें देखना पड़ेगा कि चार्ज स्टेबल की कंडीशन फॉलो करे। बस पूरे में हमने यही किया है। और दूसरी चीज क्या सीखे कि एटॉमिक लेवल पे जब कॉलिजन की बात होगी तो हमें ये देखना पड़ेगा वो एनर्जी कहां गई। आप साउंड, हीट, डिफॉर्मेशन ये टर्म यूज नहीं कर सकते। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो एक्साइटेशन में गई। अगर एक्साइटेशन पॉसिबल है तो इनइलास्टिक कॉलिजन हो सकता है, अदरवाइज ओनली इलास्टिक कॉलिजन होगा, ठीक है। बस इतना सीखे। तो ये अगली क्लास में मिलते हैं अपन। कल मेरी क्लास नहीं है, परसों होगी। हाँ, कल टेस्ट नहीं है, और परसों मतलब परसों कब है टेस्ट, कब बोला? अब वो तो उनका पर्सनल होगा, ऐसा ऑफिशियल कोई टेस्ट नहीं है कल परसों में, ठीक है। अभी मॉडर्न फिजिक्स का एक लेक्चर बाकी है टेस्ट होने के लिए।